हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 23 अप्रैल का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप ऑफ यूपीएससी एनालाइजर देन यू कैन ज्वाइन। आपको लिंक और चैनल का नेम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट न्यूज़ है इंडिया यूके बाईलेटरल रिलेशंस के रिगार्डिंग। तो यूके के प्राइम मिनिस्टर इंडिया आए हुए थे। अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इंडिया यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी टॉक्स में है, लेकिन अभी तक फाइनलाइज नहीं हुआ है। मोस्ट प्रोबेबली बाय दिवाली दिस ईयर हो जाएगा फाइनलाइज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड यूके। दूसरी बात, इंडिया और यूके का रशिया को लेकर क्या स्टांस है, जो यहाँ पर रशिया ने इन्वेड किया है यूक्रेन में। तो अंडरलाइनिंग द इंपॉर्टेंस ऑफ डिप्लोमेसी एंड डायलॉग, इंडिया एंड ब्रिटेन हैव कॉल्ड अपॉन रशिया टू डिक्लेयर एन इमीडिएट सीज फायर इन यूक्रेन। तो दोनों ही कंट्रीज़ का यही कहना है कि सीज फायर होनी चाहिए रशिया और यूक्रेन के बीच में। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ब्रिटेन का ये कहना है कि जो इंडिया की मिलिट्री डिपेंडेंस है ओवर रशिया, वो यहाँ पर ब्रिटेन कम करने में हेल्प करेगा। अब ब्रिटेन कैसे कम करने में हेल्प करेगा वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इन अ बिड टू डीपन डिफेंस कोऑपरेशन द यूके विल प्रोवाइड सपोर्ट फॉर न्यू इंडियन डिजाइंड एंड बिल्ट फाइटर जेट्स। तो हम यहाँ पर जो फाइटर जेट्स को बिल्ड करेंगे यूके हमें उसमें सपोर्ट करेगा। यूके हमें जो नो हाउ है, टेक्नोलॉजी है, वो यहाँ पर ब्रिटेन हमें प्रोवाइड करेगा। तो ऑफरिंग द बेस्ट ऑफ ब्रिटिश नो हाउ ऑन हाउ टू बिल्डिंग बैटल विनिंग एयरक्राफ्ट। Johnson said that they discussed next generation defense and security collaboration। तो सिक्योरिटी कोलैबोरेशन अक्रॉस 5 डोमेन्स। तो अब 5 डोमेन हो चुके हैं बेसिकली। लैंड, सी, एयर बहुत पहले पढ़ा जाता था, अब स्पेस भी इंक्लूड हो गया और यहाँ पर साइबर डोमेन भी इंक्लूड हो चुका है। वी हैव ऑल्सो एग्री टू एनहेंस कोऑपरेशन इन द डिफेंस सेक्टर। तो डिफेंस सेक्टर में यहाँ पर ये हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे ताकि रशिया के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंस है फॉर द मिलिट्री सप्लाईज वो कम हो सके। द ब्रिटिश गवर्नमेंट ऑल्सो सेट दैट टू सपोर्ट ग्रेटर डिफेंस एंड सिक्योरिटी कोलैबोरेशन विद इंडिया, उसके लिए यूके इशू करेगा ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस। अब ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस का फ़ायदा क्या होगा, तो बेसिकली रेड टेपिज्म कम हो जाएगा, जो यहाँ पर ब्यूरोक्रेसी डिलेज है वो यहाँ पर कम हो जाएंगे, और जो डिलीवरी टाइम है वो यहाँ पर कम हो जाएगा, ताकि जो डिफेंस प्रोक्योरमेंट है वो यहाँ पर जल्दी हो सके। तो बेसिकली यहाँ पर यूके प्रोवाइड करेगा ओपन जनरल एक्सपोर्ट लाइसेंस टू इंडिया, रिड्यूसिंग ब्यूरोक्रेसी एंड शॉर्टनिंग डिलीवरी टाइम्स फॉर डिफेंस प्रोक्योरमेंट। आगे हम चलते हैं। नीति आयोग के जो वाइस चेयरमैन है, वो जो नए वाइस चेयरपर्सन हैं वो हैं सुमन के बेरी। तो अनाउंसिंग द रेजिग्नेशन ऑफ नीति आयोग वाइस चेयरपर्सन राजीव कुमार, द सेंटर अपॉइंटेड इकोनॉमिस्ट सुमन के बेरी टू द पोस्ट ऑन फ्राइडे। तो नीति आयोग इंपॉर्टेंट बॉडी है, तो हमने यहाँ पर वाइस चेयरपर्सन डिस्कस कर लिए। अब इंडिया और यूके क्लाइमेट में क्या कोऑपरेशन करेंगे। तो क्लाइमेट में कोऑपरेशन के लिए इंडिया यूके ने फाइनलाइज कर लिया है ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप। तो ग्लोबल इनोवेशन पार्टनरशिप में बेसिकली दोनों ही कंट्रीज इंडिया और यूके को फाइनेंस करेंगे $100 बिलियन ओवर 14 ईयर्स टू सपोर्ट द ट्रांसफर एंड स्केल अप ऑफ क्लाइमेट स्मार्ट इंक्लूसिव इनोवेशंस, जो भी थर्ड कंट्रीज़ हैं जैसे कि एशिया, अफ्रीका एंड द इंडो पैसिफिक। इस ग्लोबल इनोवेशन के अंतर्गत जो इंडिया और यूके हैं वो को फाइनेंस करेंगे $100 बिलियन फॉर ट्रांसफर एंड स्केलिंग अप ऑफ मेड इन इंडिया इनोवेशन टू थर्ड कंट्रीज़। इसके अलावा जो यूके है वो पब्लिक फाइनेंस करेगा इंडिया में अप टू $1 बिलियन थ्रू ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट। तो बाकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग है। एक बात और इम्पॉर्टेंट है, अभी तक म्यूचुअल रिकॉग्निशन ऑफ क्वालिफिकेशन पॉसिबल नहीं हो पाया, लेकिन फाइनलाइज करने की कोशिश की जाएगी कि जो भी क्वालिफिकेशन है वो एक दूसरे की कंट्री में म्यूचुअली रिकॉग्नाइज की जाए। यूके और इंडिया लॉन्च करेंगे अब वर्चुअल हाइड्रोजन साइंस एंड इनोवेशन हब, ताकि जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसका एक्सेलरेशन हो सके और इंडिया जो है यहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट कर सके। ये हमने डिस्कस कर लिया। अभी हमारा रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ था यूएई के साथ, इसके अलावा ईसीटीए साइन हुआ था ऑस्ट्रेलिया के साथ, और टॉक्स में है अभी हम यहाँ पर ब्रिटेन के साथ। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, जो भी इंपॉर्टेंट होगी हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पर तेंदुपत्ता की बात की गई है, तो तेंदुपत्ता के रिगार्डिंग हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। तो तेंदुपत्ता इज़ द बिगेस्ट सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर ट्राइबल्स इन द स्टेट। तो तेंदु को केंदू भी बोलते हैं। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं केंदू के बारे में कुछ फैक्ट्स। तो केंदू लीफ इज कॉल्ड द ग्रीन गोल्ड ऑफ ओडिशा। इट इज़ अ नेशनलाइज प्रोडक्ट, जैसे कि बैम्बू और सॉल सीड होता है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉन वुड फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन ओडिशा। अब बोटानिकल नेम क्या है तेंदू या केंदू लीफ का, तो बोटानिकल नेम है डायोस्पायरोस मेलन ऑक्सिलॉन। जो लीव्स हैं बेसिकली ये जो तेंदुपत्ता की यूज़ की जाती है टू रैप बीडीज़। जो स्टेट केंदू लीव्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करते हैं, तो यहाँ पर नंबर 1 पर आता है मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, और यहाँ पर 3rd नंबर पर आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा इज़ द 3rd लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ केंदू लीफ आफ्टर मध्य प्रदेश एंड छत्तीसगढ़।
आगे चलते हैं। जॉनसन, फ्यूजिटिव्स नॉट वेलकम, वांट देम टू फेस ट्रायल इन इंडिया। तो बेसिकली नीरव मोदी, विजय माल्या का जो एक्स्ट्रेडिशन से रिगार्डिंग टॉक्स हैं वो भी यहाँ पर हुई। तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन सेड ऑन फ्राइडे द इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हु वांट टू यूज द यूकेज लीगल सिस्टम टू एविड द लॉ इन इंडिया, वो वेलकम नहीं है यूनाइटेड किंगडम में, और यहाँ पर ये कोशिश करेंगे कि जो एक्स्ट्रेडिशन का प्रोसेस है वो यहाँ पर तेज़ी से हो सके। तो इनका यही कहना है, कुछ लीगल टेक्निकलिटीज़ आ रही हैं और ये कोशिश करेंगे कि एक्स्ट्रेडिशन हो सके। एंड वी हैव सेड दैट फ्रॉम आवर पॉइंट ऑफ व्यू वी वांट देम टू बी टेकन बैक टू इंडिया फॉर ट्रायल। यहाँ पर एक रेजोल्यूशन की बात की गई है, यूएनएससी के रेजोल्यूशन 2593। तो यूएनएससी का जो 2593 रेजोल्यूशन है वो रिगार्डिंग अफगानिस्तान है। तो लीडर्स रीअफर्म द इंपॉर्टेंस ऑफ यूएनएससी रेजोल्यूशन 2593, जो कि यहाँ पर डिमांड करता है कि जो अफगानिस्तान की टेरिटरी है वो यूज़ ना की जाए फॉर शेल्टरिंग, ट्रेनिंग एंड फाइनेंसिंग टेररिस्ट एक्ट। इसके अलावा जो भी यहाँ पर टेररिस्ट ग्रुप्स को सैंक्शन किया गया है उसका यहाँ पर सारे ही कंट्रीज़ कंप्लाई करने की कोशिश करें। बोथ साइड्स एग्री टू कंटिन्यू टू प्रोवाइड इमीडिएट ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, और बाकी यहाँ पर जो इंडिया और यूके है वो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करता रहेगा टू अफगानिस्तान। आगे हम चलते हैं। यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है। द डिफरेंस दिस टाइम, ये भी हम डिस्कस नहीं करेंगे। द डिजिटल टैक्स चैलेंज, इसमें हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने सबसे पहले पॉइंट ये बताया है कि डिजिटलाइजेशन की वजह से टैक्स चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हो गए। फॉर एग्जांपल गूगल, जैसे गूगल में कोई एडसेंस है, अब गूगल को अगर इंडियन गवर्नमेंट यहाँ पर टैक्स करेगी कि यहाँ पर जो टैक्स स्पेस है ये इंडिया के किसी बिजनेस पर्सन ने लिया है, तो गूगल ये कह सकता नहीं हमारी सर्वर्स तो अमेरिका में है तो हम यहाँ पर टैक्स क्यों देंगे, हम यहाँ पर टैक्स नहीं देंगे इंडिया में। तो ऐसे कुछ इश्यूज़ आते हैं डिजिटलाइजेशन की वजह से। तो इसका एक सोल्यूशन ये निकाला गया था, इक्वलाइजेशन लेवी। तो इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री टू इम्प्लीमेंट अ ग्रॉस इक्वलाइजेशन लेवी ऑन टर्नओवर। तो यहाँ पर जो भी टर्नओवर होगा गूगल जैसी कंपनीज़ का, उनको यहाँ पर इंडिया में 6% का इक्वलाइजेशन लेवी देना पड़ेगा। अब डिजिटल इकॉनमी के यहाँ पर हमने देख लिया प्रॉब्लम क्या है, टैक्सेशन के रिगार्डिंग प्रॉब्लम है। तो OECD ने बोला कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो दिस बिकेम अ पॉलिटिकल इशू बिकॉज द लार्जेस्ट टेक्नोलॉजिकल फर्म्स आर टैक्स रेसिडेंट्स ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज़, और जिसकी वजह से वो यहाँ पर डेवलपिंग कंट्रीज़ अगर इंडिया में उनको मार्केट मिल रहा है तो वो इंडिया में टैक्स देना नहीं चाहते थे और वो टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करते थे। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ वांटेड दैट प्रॉफिट्स फ्रॉम डिजिटल ऑपरेशन शुड बी फ्रैक्शनली ए प्रोपोर्शन टू मार्केट्स। तो डेवलपिंग कंट्रीज़ क्या चाहते हैं कि जहाँ पर उनका मार्केट है वहाँ पर वो टैक्स दें। डेवलप्ड कंट्रीज़ कहाँ चाहेंगी कि जहाँ पर वो रेसिडेंट है वहाँ पर वो टैक्स दें। तो बेसिकली दोनों ही लोग यही चाहेंगे कि उनके यहाँ ज़्यादा टैक्स दिया जाए। तो यूएसए चाहेगा उनके यहाँ ज़्यादा टैक्स दिया जाए और इंडिया ये चाहेगा कि हमें ज़्यादा टैक्स मिले। तो जिसकी वजह से कोई फ्रेमवर्क तैयार करना बहुत मुश्किल है कि दोनों के डिमांड्स को यहाँ पर साथ में रखकर फ्रेमवर्क तैयार करना एक बहुत मुश्किल है। तो OECD ने यहाँ पर एक फ्रेमवर्क की बात की थी। 2021 में इंडिया ने इक्वलाइजेशन लेवाई को और ज़्यादा बढ़ा दिया। तो उसकी वजह से जो यूएस है, यूएस ने रिस्पॉन्ड किया और यूएस ने ये बोला कि हम रिटेलिएटरी टैरिफ लगाएंगे इंडिया के ऊपर अगर इंडिया यहाँ पर इक्वलाइजेशन लेवाई को और ज़्यादा बढ़ाएगा। फिर OECD में टॉक्स प्रोग्रेस हुई, 2 पिलर अप्रोच की बात की गई कि पहला पिलर तो जो है बेसिकली यहाँ पर कंपनीज़ की बात की गई, जिन कंपनीज़ का यहाँ पर एनुअल रेवेन्यू जो है वो 20 बिलियन से ज़्यादा, तो उनको यहाँ पर टैक्स देना पड़ेगा। इसके अलावा 15% मिनिमम ग्लोबल टैक्स लगेगा कि यहाँ पर 15% टैक्स तो देना ही पड़ेगा। तो फर्स्ट पिलर में जिस भी कंट्री का यहाँ पर टैक्स रेवेन्यू कम होगा तो यहाँ पर दूसरे पिलर में कॉम्पनसेट हो जाएगा, ऐसा OECD ने यहाँ पर बताया अपने डेटा के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर ऑथर ने डेटा से हमें ये बताया कि इक्वलाइजेशन लेवाई से जो कलेक्शन है इंडिया के वो बेसिकली 4000 करोड़ हो जाते हैं। लेकिन अगर हम OECD का फ्रेमवर्क को अपना लेंगे तो उससे हमारे जो ये टैक्स रेवेन्यू वो कम हो जाएगा। तो वन वे टू असेस द रिलेटिव गेन इज टू कंपेयर द रेवेन्यू फ्रॉम इक्वलाइजेशन लेवी विद द रिसीट्स अंडर पिलर 1। तो एस्टिमेट ये है कि इंडिया में गेन ओनली ₹1000 करोड़ इन द बेस्ट केस सिनारियो। तो यहाँ पर हमारा टैक्स जो है 1000 करोड़ ही हो पाएगा। तो हमें इसको एक्सेप्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए ये तो बाद में पता चलेगा हम एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे। अब यहाँ पर ऑथर ने एक सोल्यूशन ये दिया है, जो यूएस की कंपनीज है बेसिकली जो 72% ऑफ द कंपनीज हैं जो कवर्ड हो रही हैं इंडिया में वो यूएस की कंपनीज है। तो हमें यहाँ पर यूएस से 1-to-1 टॉक करने की कोशिश करनी चाहिए। देयरफॉर अनलेस कंट्रीज नेगोशिएट विद द यूएस टैक्स चैलेंजेस विल परसिस्ट। और अगर यहाँ पर एक रीज़न ये है कि यूएस ने अगर यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर लिया तो उसकी वजह से यूएस का 0.1% ऑफ द टैक्स रेवेन्यू लॉस्ट हो जाएगा। तो यूएस भी नहीं चाहेगा कि उसका टैक्स रेवेन्यू यहाँ पर लॉस्ट हो। तो यही सारी इसमें प्रॉब्लम्स बताई गई थी जो कि हमने डिस्कस कर ली हैं। नेक्स्ट आर्टिकल है इंटेरोगेटिंग वायलेंस। अब वायलेंस जो है वॉर की फॉर्म में हो, इंटिमिडेशन की फॉर्म में हो, कम्युनल डिस्कॉर्ड की फॉर्म में हो, पुलिस ब्रुटैलिटी की फॉर्म में हो, हर फॉर्म में बहुत ज़्यादा हॉरिफिक होता है। लेकिन लोगों को तब तक वॉयलेंस से फ़र्क नहीं पड़ता जब तक वो उससे डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं होते हैं। अगर कोई वॉयलेंस से डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है तो वो यहाँ पर क्या कर सकता है, या तो वॉयलेंस का जवाब वो वॉयलेंस से दे या दूसरी चीज़ वो सफ़र करता रहे। तो यहाँ पर उसके पास भी दो ही ऑप्शन होते हैं। तो एट टाइम्स इवन व्हेन इट डज डायरेक्टली इम्पैक्ट अस, या तो हम वॉलेंटली उसको रिस्पॉन्ड करते हैं या तो हम यहाँ पर चुपचाप सहते रहते हैं। तो यही दो सोल्यूशंस होते हैं वॉयलेंस के।
अब ऑथर ने यहाँ पर बताया है कि हमें गांधी जी के प्रिंसिपल्स के ऊपर चलना चाहिए अगर हम चाहते हैं कि स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस खत्म हो। तो एज लॉन्ग एज ह्यूमंस फंक्शन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, जो वायलेंस है वो इनएविटेबल। अगर हर इंसान सिर्फ अपने ही बारे में सोचेगा तो वायलेंस हमेशा ही होगा। तो यहाँ पर गांधी जी की बात की गई, गांधी जी के थॉट प्रोसेस की बात की गई है। तो गांधी जी का जो फ्रेमवर्क था, सत्य, अहिंसा, सर्वोदय एंड अपारिग्रह। अपारिग्रह का मतलब होता है नॉन पोजिशन। गांधी जी की जो पॉलिटिकल फिलॉसफी थी, हिंद स्वराज, जिसमें गांधी जी ने बात की थी एक स्टेटलेस सोसाइटी की। तो स्टेटलेस सोसाइटी का मतलब ये है कि कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी ना हो। तो अगर कोई सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं होगी तो स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस तो कभी हो ही नहीं सकता है। क्या लेकिन स्टेटलेस ह्यूमन वर्ड अचीव किया भी जा सकता है? तो गांधी थॉट दैट गेटिंग रिड ऑफ द आइडिया ऑफ स्टेट वाज नेसेसरी टू लिव इन अ वॉयलेंस फ्री वर्ल्ड। तो गांधी जी का ऐसा मानना था। अब गांधी जी ने यहाँ पर दो चीज़ें बताई, एक होता है मेटाफिजिक्स लेड वे ऑफ लॉ लाइफ और एक होता है यहाँ पर एथिक्स लेड वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर लोगों को एथिक्स लेड वे ऑफ लाइफ की तरफ जाना चाहिए। मेटाफिजिक्स लेड वे ऑफ लाइफ में क्या बताया जाता है कि एक अल्टीमेट ट्रूथ है, हमें वहाँ तक जाना है और अल्टीमेट ट्रूथ के लिए आपको यहाँ पर जो भी मीन्स यूज़ करना हो आप कर सकते हो, लेकिन अल्टीमेट ट्रूथ जैसी कोई चीज़ है ही नहीं। तो बुद्धा, Socrates and Gandhi argued that the man's disposition to hold on to this belief in an ultimate truth is the result of his existential insecurity। तो कोई इंसान अल्टीमेट ट्रूथ के बारे में तभी सोचता है अगर वो इनसिक्योर है अपने एग्जिस्टेंस को लेकर। तो अल्टीमेट ट्रूथ जैसा कुछ नहीं होता है। तो दैट इज़ ही इज़ रिक्वेस्टिंग अस टू मेक एथिक्स आर प्राइमरी कंसर्न। तो हमारे लिए एथिक्स बहुत ज़रूरी है। अगर हमारा एंड भले ही जस्टिफाइड हो, और एंड तभी जस्टिफाइड होगा जब हमारे मीन्स जस्टिफाइड होंगे उस एंड तक पहुंचने के लिए। तो जब एथिक्स हमारी ओरिएंटेशन को डिसाइड करेंगे तो उसकी वजह से जो लोग हैं वो कम सेल्फिश होंगे और दूसरों के रिगार्डिंग जो कंसर्न्स होंगे उससे भी उनको फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पर गांधी जी की बुक्स की बात की गई, हिंद स्वराज, और यहाँ पर सेकंड है कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम, जिसमें गांधी ने ये बताया है कि नॉन वॉयलेंट तरीके से हम कैसे एक स्टेटलेस सोसाइटी की तरफ जा सकते हैं। फिर यहाँ पर ऑथर ने ये बताया जो मॉडर्निटी है, जैसे यूरोप की मॉडर्निटी का जो यहाँ पर कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से फ्लॉड है। अब यूरोप की मॉडर्निटी का जो कॉन्सेप्ट वो इसीलिए फ्लॉड है क्योंकि सबसे पहले उन्होंने कॉलोनाइजेशन को जस्टिफाई किया। अब वो उसके बाद उन्होंने एक्सप्लॉयटेशन ऑफ रिसोर्सेज को जस्टिफाई किया। तो द यूरोपियन कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्निटी इज अ क्रिमिनल आइडिया इन द पास्ट, इट जस्टिफाइड द यूरोपियन नेशंस इंस्लेवमेंट ऑफ द वर्ल्ड। और उसके बाद इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन को जस्टिफाई किया, जैसे कि ये लोग रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं, अभी भी ये लोग रिसोर्स को एक्सप्लॉइट करते हैं। तो यहाँ पर ऑथर ने कुछ फिलोसफिकल आर्टिकल लिखा जो कि हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। अब हम आगे चलते हैं। करेक्टिंग अ लॉन्ग रॉन्ग बिलेटेडली, इसमें एक केस है जो कि हम डिस्कस कर लेते हैं। तो केस बेसिकली एक डाइवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन है उत्तर प्रदेश की, जिसने यहाँ पर लोअर कोर्ट में अपना केस लेकर गई। और केस ये था कि हस्बैंड को, इस विमेन को मेंटेनेंस प्रोवाइड करना होगा अंडर द प्रोविजंस ऑफ द CRPC। तो इन द केस अंडर कमेंट, अ डाइवोर्स्ड मुस्लिम विमेन ऑफ उत्तर प्रदेश प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट हैड अप्रोच अ लोअर कोर्ट सीकिंग अ मेंटेनेंस ऑर्डर अगेंस्ट दर हस्बैंड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द CRPC ऑफ 1973। तो 1973 में यहाँ पर बात की गई कि मेंटेनेंस प्रोवाइड करना है, लेकिन लोअर कोर्ट ने इस विमेन की अगेंस्ट जजमेंट दिया। और लोअर कोर्ट का ये कहना है कि मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 जो है वो यहाँ पर अप्लाई होगा, ना कि यहाँ पर CRPC अप्लाई होगा। फिर इसके बाद ये केस जो है लखनऊ बेंच के पास गया और लखनऊ बेंच ने फिर यहाँ पर जो जजमेंट है उसको यहाँ पर ओवरराइट किया और ये कहा कि बीइंग अ डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन वाज एंटाइटल्ड टू क्लेम मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ द CRPC। तो यहाँ पर CRPC प्रिवेल करेगा, ना कि यहाँ पर मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट 1986 प्रिवेल करेगा। तो हमें ये समझ आ गया कि जो CRPC लॉ है वो प्रिवेल करेगा अगर मेंटेनेंस प्रोवाइड करने की बात आती तो डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मुस्लिम वुमेन एक्ट क्या कहता है। अब ऑथर ने यहाँ पर ये बताया कि यहाँ पर जो केस है पहले लोअर कोर्ट में गया, फिर यहाँ पर हायर कोर्ट में गया, तो इस जजमेंट में आने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। तो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो इन द लखनऊ केस वी आर डिस्कसिंग हेयर अ लोअर लेवल अपीलेट कोर्ट्स इनकरेक्ट डिसीजन जो कि 2008 में था, फिर उसको अपील किया गया, फिर 14 साल के बाद हाई कोर्ट ने केस को डिस्पोज किया। तो केस दस ऑल्सो बेयर्स टेस्टिमनी टू द सेइंग जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। तो यहाँ पर जो जुडिशियल सेटलमेंट है वो यहाँ पर जल्दी करने की कोशिश की जानी चाहिए। आगे हम चलते हैं। रूल्स फॉर टैपिंग अ फ़ोन। अब किसके पास पावर होती है फ़ोन को टैप करने के लिए? तो स्टेट में जो पुलिस है उसके पास पावर होती है फ़ोन को टैप करने के लिए, और सेंटर में 10 एजेंसीज़ है जिनके पास पावर होती है फ़ोन को टैप करने के लिए। वो 10 एजेंसीज़ हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो, CBI, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज रॉ, डायरेक्टरेट ऑफ सिग्नल इंटेलिजेंस एंड द दिल्ली पुलिस कमिश्नर। इनके अलावा अगर कोई भी एजेंसी फ़ोन को टैप कर रही है तो मतलब वो इलीगल है। अब फ़ोन टैपिंग जो है कौन से एक्ट के अंदर गवर्न होता है? तो वो गवर्न होता है इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885। अब इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 1885 का सेक्शन 5 क्लॉज 2 ये कहता है कि अगर पब्लिक इमरजेंसी का मैटर हो या तो पब्लिक सेफ्टी के इंटरेस्ट में फ़ोन को टैप किया जा सकता है बाय द सेंटर और द स्टेट्स, अगर वो सेटिस्फाइड हैं कि इंटरेस्ट
अगर पब्लिक सेफ्टी का इंटरेस्ट है, या सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया है, या फ्रेंडली रिलेशंस विद फॉरेन स्टेट्स हैं, या पब्लिक ऑर्डर, तो इन सारे केसेस में फ़ोन को टैप किया जा सकता है। लेकिन प्रेस के लिए इसमें एक एक्सेप्शन है, कि प्रेस के लिए एक्सेप्शन है। एक आपको बस ये पता होना चाहिए कि प्रेस के लोग लेकर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है। अब यहाँ पर कौन ऑथोराइज़ करता है फ़ोन टैपिंग को? तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर जो फ़ोन टैपिंग को ऑथोराइज़ करेगा वो होगा सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। और स्टेट गवर्नमेंट में कौन ऑथोराइज़ करेगा? तो उसमें ऑथोराइज़ करेगा सेक्रेटरी टू द स्टेट गवर्नमेंट इन चार्ज ऑफ द होम डिपार्टमेंट। व्हाट हैपन्स इन एन इमरजेंसी? अब कोई इमरजेंसी है तो तब तो हो सकता है कि इतने हायर लेवल अथॉरिटी से यहाँ पर परमिशन लेना मुश्किल हो जाए। तो ऐसे में कोई भी ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ ए जॉइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पर ऑथोराइज कर सकता है फ़ोन टैपिंग को। तो इन अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस सच an order may be issued by an officer not below the rank of a joint secretary to the government of India who has been authorized by the Union Home Secretary। अब ऐसे अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांसेस कैसे हो सकते हैं? जैसे कि एग्जांपल दिया गया 26/11 अटैक का मुंबई में, तो अथॉरिटीज़ के पास टाइम नहीं था कि कंप्लीट प्रोसीजर को यहाँ पर फॉलो किया जाए, तो बस मेल भेज दिया गया था टू द सर्विस प्रोवाइडर, और यहाँ पर फ़ोन जो टेररिस्ट के थे तुरंत यहाँ पर टैप करना शुरू कर दिए गए थे। तो अगर ऐसी कोई अनअवॉइडेबल सर्कमस्टांस हो जाएंगे तो ज़रूरी नहीं है कि सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ही यहाँ पर परमिशन ली जाए। अब चेक्स क्या अगेंस्ट मिसयूज़ की फ़ोन टैपिंग का मिसयूज़ भी हो सकता है। तो कुछ चेक्स तो हैं। तो लॉ इज़ क्लियर कि अगर कोई दूसरा वे बचा ही ना हो इन्फॉर्मेशन गैदर करने का, तभी आप फ़ोन टैप कर सकते हो। तो लॉ इज़ क्लियर दैट इंटरसेप्शन मस्ट बी ऑर्डर्ड ओनली इफ देयर इज़ नो अदर वे ऑफ गेटिंग द इन्फॉर्मेशन। इसके अलावा यहाँ पर जो फ़ोन टैप हो सकता है वो 60 दिनों के लिए हो सकता है, उसके बाद रीन्यू किया जाएगा, और मैक्सिमम यहाँ पर 180 दिनों के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ चेक्स और बैलेंसेस भी इंट्रोड्यूस करने की कोशिश किए गए हैं। एनुअल रिमाइंडर ऑन एनवायरनमेंट टू लिव अ मोर सस्टेनेबल लाइफ। तो अप्रैल 22 को सेलिब्रेट किया जाता है अर्थ डे। थीम क्या है अर्थ डे का? तो थीम है इन्वेस्ट इन आवर प्लानट, जॉइंट एंड डुअल डिग्रीज फ्रॉम इंडियन फॉरेन यूनिवर्सिटीज़। तो यहाँ पर ट्विनिंग प्रोग्राम्स की बात की गई है, डुअल डिग्रीज़ की बात की गई है, जॉइंट डिग्री की बात की गई है। तो एक बार हम डिस्कस कर लेते हैं। तो यूजीसी ने नए रेगुलेशंस यहाँ पर लेकर आए हैं। अब नए रेगुलेशन में ट्विनिंग प्रोग्राम्स को अलाउ किया जाएगा। ट्विनिंग प्रोग्राम्स क्या है कि अगर स्टूडेंट जो है किसी इंडियन इंस्टीट्यूट में किसी डिग्री प्रोग्राम के लिए इनरोल है, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि जो 30% कोर्स के क्रेडिट है वो किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी से कर सकता है, जिससे उसकी जो कॉलेज है उसके साथ अगर किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी का पार्टनरशिप है तो वो बेसिकली उस कॉलेज से अपना 30% क्रेडिट जो है कर सकता है। तो दे विल हैव टू कंप्लीट अप टू द 30% ऑफ द कोर्सेज क्रेडिट एट द फॉरेन इंस्टीट्यूशन बाय मीन्स, और यहाँ पर जो डिग्री होगी वो यहाँ पर इंडियन इंस्टीट्यूशन ही देगा। दूसरा डुअल डिग्री। डुअल डिग्री का मतलब ये है, यहाँ पर एग्जाम्पल्स हम समझते हैं। तो कोई यहाँ पर जो स्टूडेंट है वो बीए इंग्लिश प्रोग्राम में इनरोल है। अब बीए इंग्लिश प्रोग्राम में वो इनरोल है तो जो 30% उसका कोर्स है वो फॉरेन इंस्टीट्यूशन से कर सकता है बीए इंग्लिश प्रोग्राम का ही। तो बेसिकली डिसिप्लिन सेम है यहाँ पर। तो एट द एंड ऑफ द कोर्स द स्टूडेंट विल बी अवॉर्डेड 2 डिग्री सेपरेटली एंड साइमल्टेनियसली बाय द इंडियन एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशन। लेकिन यहाँ पर डिसिप्लिन सेम है, यहाँ पर भी बीए ही करेगा, वहाँ पर भी बीए ही करेगा। तो इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम दीज विल इनेबल अ स्टूडेंट टू अर्न 2 डिग्रीज फॉर अ कोर्स ऑफ द सेम डिसिप्लिन एट द सेम लेवल। तो आप डुअल डिग्री को 2 डिग्रीज मत समझना, 2 अलग अलग डिग्री नहीं, बेसिकली एक ही डिग्री है, मतलब सेम कोर्स की डिग्री है, भले ही यहाँ पर 2 डिग्री है। फिर जॉइंट डिग्री क्या होगा? जॉइंट डिग्री का मतलब ये है कि एक ही डिग्री में दोनों इंस्टीट्यूशन का नाम लिखा होगा। तो स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट एटलीस्ट 30% ऑफ द क्रेडिट एट द फॉरेन इंस्टीट्यूशन, और यहाँ पर जो डिग्री मिलेगी उसमें दोनों ही इंस्टीट्यूशन का नाम होगा लेकिन डिग्री एक ही होगी। अब कौन से इंस्टीट्यूशंस एलिजिबल हैं ये जॉइंट डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, डुअल डिग्री प्रोवाइड करने के लिए, ट्विनिंग प्रोग्राम्स प्रोवाइड करने के लिए? तो जो भी यहाँ पर हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो कि एक्रेडिटेड हैं बाय द नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल और जिनका स्कोर 3.01 है, सिर्फ वही यहाँ पर एलिजिबल हैं। या तो वो टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग में 1000 में फ़ीचर होते हैं, या क्यूएस रैंकिंग में 1000 में फ़ीचर होते हैं, या तो NIRF की रैंकिंग में टॉप 100 में फ़ीचर होते हैं। तो ये सारी कैटेगरीज एलिजिबल हैं जो कि यहाँ पर डुअल कोर्सेज ऑफर कर सकती हैं, जॉइंट डिग्री कोर्सेज ऑफर कर सकती हैं। फ्रांस में इलेक्शंस चल रहे हैं, तो यहाँ पर 2 कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट तो इमैनुअल मैक्रोन है और यहाँ पर दूसरी कैंडिडेट है मराइन ले पेन। आगे चलते हैं। इकॉनमी पेज पर कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है, लेकिन यहाँ पर आरबीआई जो है, आरबीआई ने ऐसा हिंट किया है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है कि एनबीएफसीज को अलाउ कर दिया जाए, इंक्लूडिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग वंस, कि वो यहाँ पर क्रेडिट कार्ड बिजनेस भी कर सकें। तो एनबीएफसीज इंक्लूडिंग नॉन डिपॉजिट टेकिंग। यूएई में यूपीआई को अलाउ कर दिया गया है, और यहाँ पर जो एनपीसीआई है वो कोलैबोरेट करेगा विद न्यूपे। तो यूएई का जो न्यूपे सिस्टम है उसके साथ यहाँ पर एनपीसीआई कोलैबोरेट करेगा, और यहाँ पर जो यूपीआई की सर्विसेज है वो यूएई में भी ऑफर की जाएंगी। अब कौन यूज़ कर सकता है ये यूपीआई की सर्विसेज इन यूएई?
तो वही यूज़ कर सकता है जिसका इंडियन बैंक अकाउंट होगा। तो टूरिस्ट और माइग्रेंट्स टू द यूएई विद इंडियन बैंक अकाउंट्स विल बी एबल टू मेक यूपीआई पेमेंट्स एट शॉप्स, और उसके लिए वही मर्चेंट्स यहाँ पर ऑफर कर सकते हैं जिनके पास यहाँ पर न्यू पे टर्मिनल्स हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू पे के साथ ही बेसिकली कोलैबोरेशन हो रहा है। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।